दीदी क्या ये 260 क्वेश्चन सॉल्व करने से गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में जॉब मिल जाएगी? मैं सेकेंड ईयर में डीएससी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। हाउ टू अप्रोच? दीदी मैं अभी सेकेंड ईयर पे हूँ, मैं पैटर्न रिकॉग्नाइज तो कर पा रहा हूँ बट लॉजिक बिल्ड नहीं हो पा रहा है। इफ यू ऑल्सो हैव द सेम डाउट्स, let's discuss how to approach this exact 260 questions list, what to do and what not to do. So let's start. Before we jump to any approaches, please be mindful that it is not going to be 1 week or 2 week journey or 1 month journey. It will take time. If you are already have decent knowledge, it may take 6 months. And if you are just starting, it may take 1 year to 1.5 years minimum. अगर उससे ज़्यादा लग रहा है, still it's okay. Don't panic, don't be disappointed. It's a very common scenario. Don't give up. And the second point is, if you are absolute beginner, don't start with LeetCode at all, क्योंकि LeetCode के easy and medium questions भी hard जैसा लग सकता है. If you are just starting, start with some simple questions, simple for loop, simple if-else conditions, simple switch cases and all. So start with Gigs for Gigs. That will be a better platform for beginner than LeetCode. Now, if I consider if you have already a decent knowledge in coding and you are good to start with LeetCode, now how to approach this 260 list? First, you can see the list is covered topic-wise questions and you should solve topic-wise only. Do not solve random questions that will not lead you anywhere. Now, if you are solving topic-wise, start with simple array, string, linked list, and then try to mix and match with binary search, stack-based questions, then like sliding window questions. Before you start with tree and graph, you should absolutely start solving recursion. Recursion is the best pillar for everything. So after you learn recursion, start with simple DP questions, backtracking, and then you can try to mix and match with tree and graph. The reality is there are so many companies, good companies, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड भी है एंड ग्राफ ट्री जैसे बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन से पूछते हैं फॉर फ्रेशर्स एटलीस्ट. So if you are covering till base wala T and graph, you are at very good level. Now, if you are starting with topic wise and if you are starting with array, let's say array में 20 questions total है वो लिस्ट पे, तो आपको एकदम से सारा 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. फर्स्ट आपको हार्ड क्वेश्चन टच ही नहीं करनी है. अगर आपका सारा इजी मीडियम सब कुछ हो गया है आपके पास, आप स्टिल और कंसेप्ट गेन करना चाहते हो, देन ओनली द हार्ड क्वेश्चंस इज देयर. एंड अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है देन ही ओनली आपको हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाना है. नाउ इजी एंड मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आप देखना, लेट्स से 20 क्वेश्चंस है, उसमें से 10 इजी क्वेश्चंस है. 10 इजी क्वेश्चंस को भी आप 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 5 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट 5 में से अगर आपका क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, इट्स ओके. सॉल्यूशंस देख लो, आप अप्रोच करना सीख लो, आप ट्यूटोरियल्स देखो, आप समझो. अगर आपका नहीं खुद से बन रहा है, टोटली फाइन. नाउ कैसे अप्रोच करना है, आई विल कम टू दैट लेटर. बट अगर आपका ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया, नेक्स्ट 6 भी अगर आपका खुद से नहीं बन रहा है, तो आपको कोई भी वो 5 क्वेश्चन खुद से अगर नहीं बन रहा है तो सॉल्व नहीं करना है. आप ऐसा इजी उस टॉपिक पे और भी सिमिलर क्वेश्चंस ढूंढो जो कि आप सॉल्व कर सकते हो. अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो गया, थोड़ा आप और ज्यादा कंफर्टेबल हो गए वो टॉपिक पे, देन कम बैक टू द 5 क्वेश्चंस अगेन, देन ट्राई टू सॉल्व. नाउ उस पार्ट में से भी आपको सारा नहीं सॉल्व करना है, 1-2 खुद से सॉल्व करके रख देना है. वो 3-4 क्वेश्चंस आप फ्यूचर के लिए रख दो, जब आप बाकी टॉपिक के साथ कभी आपको रिवाइज करना है ये टॉपिक, तब आप सॉल्व करना. ये टॉपिक कभी आपको मन नहीं कर रहा है, बाद में अगर आपको मिक्स एंड मैच करना है, उस दिन आपको वो टॉपिक सेम टॉपिक से बोर्डम हो रही है, वो टॉपिक्स का क्वेश्चंस कब के लिए है. तो फ्यूचर में भी एक पुराने टॉपिक्स में से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तो उस केस के लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस आपको बचा के रखना है. नाउ
आपका आप भी नेक्स्ट टॉपिक में जा सकते हो, जैसा कि मैं लिस्ट मतलब जैसा सीक्वेंस में बताई। नाउ एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच कर सकते हो। एक क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ के समझ नहीं आया, डायरेक्ट आंसर पे नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है। आप क्वेश्चंस को पहले तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। नाउ इनपुट आउटपुट जो आपका एग्जांपल पे दिया हुआ है वो देख के आप ट्राई टू सॉल्व कि वो इनपुट आउटपुट से आप कैसे वो क्वेश्चंस को रिलेट कर पा रहे हो। स्टिल नहीं बन रहा है, आपको स्टिल डायरेक्ट आंसर सर्च नहीं करना है। यू कैन चेक द डिस्कशन सेक्शन, यू कैन चेक द सोल्यूशन सेक्शन, बट वो सारा सोल्यूशन जहाँ पे आउटपुट बहुत ज्यादा है एंड जहाँ पे आपको एक थॉट प्रोसेस भी बताया गया है कि पहले that question was being solved with brute force approach, then वहाँ पे कोई और optimization technique use किया गया है, and that question that solution is also explaining कि क्यों ये approach लिया गया है, exactly why and all that. ओके तो थॉट प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आंसर। तो आपको वो थॉट प्रोसेस कैसे उस सोल्यूशन तक आए हैं लोग, तो वो आपको पढ़ना है। एंड फॉर दैट यू कैन वॉच YouTube videos as well, tutorials, vlogs, etc. But thought process is absolutely must. Now, कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले आपको एक GitHub रिपो बना सकते हो। आप एक लोकल में ही आप फोल्डर वगैरह कुछ बना के ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बट आपका सारा जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, नोट्स एंड ऑल दैट शुड बी कवर्ड इन अ लोकल स्पेस और रिपो, और मतलब आपके खुद का एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप कोई भी नोट्स क्यों कर रहे हो उसका शॉर्टकट, उसका एक लाइन पे अगर आप लिख सकते हो कि ये सॉर्टेड एरे था इसलिए ये अप्रोच लिया गया है। ईच एंड एवरी डिटेल्स जितना आप कवर कर सकते हो, एक छोटा नोट्स एंड कमेंट्स पे आप ऐड कर सकते हो। एंड जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उसका एक, मैं जैसा करती थी, एक मेरा लेट्स से मैं ट्री का कोई सॉल्व कर रही हूँ तो ट्री का एक फोल्डर होता था। ट्री के अंदर भी अगर मेरा ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता था या फिर लेवल ऑर्डर सर्च होता था, उसका भी अगर मैं सब फोल्डर्स बनाना चाहती थी तो वो भी होता था एंड उसके अंदर एग्जैक्टली क्वेश्चंस होता था, ताकि जब मैं रिवाइज करूं तो मुझे एग्जैक्टली क्लैरिटी होगा कि कैसे क्या देखना है एंड ताकि मैं क्विकली रिवाइज कर पाऊं। एंड अगर आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, your DSA will not improve until and unless you are revising things. तो ये एक चीट शीट आपको बनाना है जहाँ पे आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट करके वो क्वेश्चंस पूरा स्कैन करो जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। एंड वो जब आप रिवाइज करोगे तो रिविजन लिस्ट बहुत छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जो कि आप जल्दी जल्दी में रिवाइज कर पाओ। फर्स्ट दिन आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सेकेंड दिन और थोड़ा कम टाइम लगेगा। एंड जब आप रेगुलर रिवाइज करोगे तब आपका सारा चीज ऑन द टॉप ऑफ योर हेड होगा, तो आपका टाइम, रिविजन टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको रिविजन करना छोड़ना ही नहीं है। डेली और एक दिन के गैप से आप रिवाइज कर सकते हो, बट रिविजन इज एब्सोल्युटली मस्ट टू एक्सेल इन DSA एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ऑल्सो आपको हर दिन 1-2 प्रॉब्लम से सॉल्व करना चाहिए कि 5-10 एक दिन में कर दिए, एक दिन में कुछ नहीं किए। दिस शुड नॉट बी द केस। यू शुड हैव अ रूटीन एंड ऑन दैट टाइम यू शुड बी वेरी रेगुलर। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को लेके खुद से सॉल्व करना है ऐसा सोच के एक दिन बिता दिए, लाइक 1 वीक चला गया एक ही क्वेश्चन के ऊपर। दैट ऑल्सो शुड नॉट बी द केस, बिकॉज उससे आपका कोई हेल्प नहीं होने वाला है। आप एक क्वेश्चन लेके बैठे रहोगे, आपका पूरा वीक चला गया, टाइम वेस्ट हो गया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, पहले आप 1-2 घंटा दे सकते हो, बट बाद में आपको 1 घंटे से ज्यादा खुद से सॉल्व करने के लिए देना ही नहीं चाहिए। एंड LeetCode पे ऑलवेज स्टार्ट द टाइमर। कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो? इनिशियल टाइम पे ज्यादा लगेगा, दैट्स फाइन, बट स्टिल ट्रैक द टाइमर। बट लेटर ऑन जब आप थोड़ा बहुत आपका डिसेंट प्रैक्टिस हो गया हो, ऑलवेज स्टार्ट द टाइमर टू चेक कि आप कितना पास सोच पा रहे हो एंड सॉल्व कर पा रहे हो।